हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर का रिवीजन कराऊंगा। ठीक है। तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जाने से पहले आप जरूर एक बार इसको रिवाइज कर लें। ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में अभी तक जितना कुछ भी हम डिटेल से देखे थे, तो आज मैं थोड़ा सा शॉर्टकट वे में, सिंपल वे में सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते हैं और देखते हैं कहाँ कहाँ पे हम लोग गलती करते हैं, जो कि गलती एग्जाम में ना हो। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़े थे। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे क्या, जस्ट 1 मिनट। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे ऑर्डर्स एंड डिग्री के बारे में, है ना। ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में, ऑर्डर एंड डिग्री। तो ऑर्डर एंड डिग्री से अगर हम देखें तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, 4 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक। तो ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑर्डर को जब डिफाइन करना होता है तो यहाँ पे कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होता है। ठीक है। तो नो कंडीशंस, ऑर्डर डिफाइन करने के लिए कोई कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करने का जरूरत नहीं है, कुछ कंडीशन नहीं होता है। लेकिन डिग्री जब हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस होता है, कुछ कंडीशंस होता है। ठीक है। उस कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन के डिग्री को डिफाइन करते हैं। तो ऑर्डर देखिए, तो ऑर्डर क्या होता है। मान लेते हैं कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है। तो उसमें अगर कहीं पे dy बाई डी एक्स प्रेजेंट है, कहीं पे dy बाई डी एक्स प्रेजेंट है, और कहीं पे आपका d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है, और कहीं पे आपका d3 बाई अपॉन डी एक्स क्यू प्रेजेंट है। ठीक है। तो ऑर्डर बेसिकली ये होता है कि कितना बार हम डिफरेंशिएट किए हैं फंक्शन को। अगर हम एक बार फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको हम बोलेंगे कि dy बाई डी एक्स, और इन दैट कंडीशन ऑर्डर कितना होगा आपका, 1 होगा। तो मतलब फर्स्ट केस में ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1। ठीक है। अगर सपोज हम उसी फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट किए, ठीक है, तो जब 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इन दिस कंडीशन ऑर्डर कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है। मतलब आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में सपोज ये वाला भी प्रेजेंट है, ये वाला भी प्रेजेंट है, ये वाला भी प्रेजेंट है, तो जो हाईएस्ट वाला होगा वही आपका क्या होगा, ऑर्डर कहलाएगा। ठीक है। मान लेते हैं कि आपकी इक्वेशन में सिर्फ ये 2 प्रेजेंट है, d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो हाईएस्ट वाला 2 है, ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक। अब डिग्री क्या होता है, डिग्री, तो डिग्री में हम चेक करते हैं कि इस पे मतलब जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा, मान लेते हैं कि ये 2 आपके इक्वेशन में दिया हुआ है और इस पे हाईएस्ट डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर मान लेते हैं कि 3 है। ठीक है। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पे जो पावर होता है वही क्या कहलाता है, ये आपका क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। ठीक है। लेकिन ये डिग्री को डिफाइन करने के लिए कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पे फ्रैक्शनल पावर हो। ठीक है। जैसे कि सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, मानते हैं कि कहीं पे आपको ऐसा मिले 1 अपॉन 1 प्लस d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 1 बाई 2, होल टू द पावर 1 बाई 2। तो आप कहेंगे सर ये d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है तो इस पे पावर 1 है, ठीक है, तो इसका जो डिग्री होगा वो 1 हो जाएगा। नहीं, ये इस पे पावर 1 होने से पहले अगर आप टोटल पे देखेंगे तो टोटल पे पावर कितना है, 1 बाई 2 है। ठीक है। टोटल पे पावर 1 बाई 2 करने का मतलब ये पावर 1 बाई 2 इसके लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है। तो इन दिस कंडीशन हम डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते हैं जब तक कि इस फ्रैक्शनल पावर को हम रिमूव ना करें। ठीक है। इसको रिमूव करने का एक आसान सा तरीका हो सकता है कि हम इसको स्क्वायर कर दे तो आपका फ्रैक्शनल पावर रिड्यूस हो जाएगा, और उसके बाद हम देखेंगे कि इस पे कितना पावर मेरा आया, जितना पावर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। फिर अगर सपोज कहीं पे आपको इस तरीके का फंक्शन दिखता हो, लॉग ऑफ dy अपॉन डी एक्स दिखता हो, ठीक है, और साइन ऑफ dy अपॉन डी एक्स दिखता हो,
तो क्या इस dy dx को आप log से फ्री कर सकते हैं क्या? नहीं कर पाएंगे इसको, log से आप फ्री इसको नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो इन दिस कंडीशन डिग्री जो होगा डिग्री इज नॉट डिफाइंड। डिग्री क्या होगा? डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी साइन dy बाय dx है, तो dy बाय dx को आप साइन से बाहर नहीं निकाल पाएंगे, तो इन दिस कंडीशन ऑल्सो नॉट डिफाइन। डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते हम इसको। ठीक है, नॉट डिग्री डिफाइन। ठीक है, डिग्री को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डर आपका क्या होगा? डिफाइन होगा, क्योंकि ऑर्डर के लिए कोई कंडीशन का जरूरत नहीं है मेरे को। ठीक है, तो ये सबसे स्टार्टिंग में हम लोग पढ़े थे ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में। इसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन करने का मतलब आपके पास इक्वेशन दिया होगा। ठीक है, आपके पास क्या गिवन होगा? इक्वेशन दिया होगा। जैसे कि सपोज अगर आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन, मान लेते हैं कि dy बाय dx प्लस बाई इज इक्वल टू सपोज 0 है, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जब आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो कुछ आपको सॉल्यूशन मिलता है, बाई इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x, बाई, ये आपको सॉल्यूशन मिला। ठीक है, ये आपको क्या मिला? सॉल्यूशन मिला। ठीक, तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में करना क्या है कि आपके पास सॉल्यूशन होगा और इस सॉल्यूशन का हेल्प लेकर के आपको क्या फाइंड आउट करना होगा? इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो जब इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे तो यही आपका क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको फॉर्मेशन करने के लिए क्या रूल्स है? तो रूल्स आपको याद रखना है कि मान लेते हैं कि मेरे पास कोई इक्वेशन है, सपोज बाई इज इक्वल टू, मान लेते हैं कोई स्ट्रेट लाइन है, बाई इज इक्वल टू क्या? स्ट्रेट लाइन mx, बाई इज इक्वल टू mx। ठीक है, जहां पे m क्या है? m आपका स्लोप है, m आपका क्या है? स्लोप है, जिसका वैल्यू -1, 0, 1, 2, 3, -2, -3 कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर हम इसके स्लोप को चेंज करें तो लाइन आपका क्या होगा? चेंज होगा। ठीक है, हम बहुत सारा स्लोप ले सकते हैं और उसके लिए हमको बहुत सारा लाइन मिल सकता है। दैट मीन्स ये बेसिकली क्या है? फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन है। बाई इज इक्वल टू mx क्या है? एक सिंगल लाइन नहीं है, ये आपका क्या है? फैमिली ऑफ लाइंस है, फैमिली ऑफ लाइंस है। मतलब इस m को चेंज करने से आपको डिफरेंट डिफरेंट लाइंस मिल रहा है। मतलब ये बेसिकली क्या है? एक पैरामीटर है जिसको कि हम लोग चेंज कर सकते हैं और चेंज करने से हमको नया नया इक्वेशन मिल सकता है। तो इसको हम लोग बेसिकली क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलते हैं पैरामीटर। क्या बोलते हैं इसको? पैरामीटर। और इसको हम लोग वेरिएबल भी कभी कभी यूज करते हैं, वेरिएबल भी यूज करते हैं और कहते हैं सर ये तो m कांस्टेंट है। m क्या है? कांस्टेंट ही है। लेकिन m कांस्टेंट कब बोलेंगे? जब इसको हम फिक्स कर देंगे, बाई m इज इक्वल टू 1, देन 1 इज कांस्टेंट। लेकिन अगर m को फिक्स नहीं करते हैं, 2 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, -5 ले सकते हैं, तो इन दैट कंडीशन इट इज नॉट ए कांस्टेंट, इट इज ए वेरिएबल। और सबसे अच्छा होगा कि हम इसको क्या बोले? पैरामीटर बोले। ठीक, तो फॉर्मेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको ध्यान रखना है कि आपके इक्वेशन में जितना पैरामीटर्स प्रेजेंट होगा, आपके इक्वेशन में जितना पैरामीटर्स प्रेजेंट होगा उतना टाइम्स इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना। ठीक है, मानते हैं सपोज आपके इस इक्वेशन में एक पैरामीटर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन हम कैसे करेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन का y इज इक्वल टू mx है, तो इस इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। क्या लिखेंगे? dy बाई dx इज इक्वल टू क्या मिलेगा? x। ठीक है, सॉरी, dy बाई dx इज इक्वल टू क्या मिलेगा? m मिलेगा। तो ये इक्वेशन 1 होगा और ये इक्वेशन आपका 2 होगा। ठीक है, तो एक इक्वेशन जो गिवन है, ठीक, और दूसरा इक्वेशन हम निकालेंगे कि इसमें जितना सारा पैरामीटर होगा उस पर डिपेंड करेगा कि 2 इक्वेशन मिलेगा कि 3 इक्वेशन मिलेगा कि 4 इक्वेशन मिलेगा। अगर एक कांस्टेंट रहेगा, एक पैरामीटर रहेगा, तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब टोटल 2 इक्वेशन मेरे पास होगा। अगर यहाँ पे 2 पैरामीटर्स होता तो एक बार और डिफरेंशिएट करते तो टोटल 3 इक्वेशन मेरे पास होता। तो इस दोनों से हेल्प लेकर के
या अगर 3 होता तो तीनों से हेल्प लेकर के हम क्या करेंगे, इस m को इलिमिनेट करेंगे, इस m को क्या करेंगे, इलिमिनेट करेंगे। तो अगर हम इस दो इक्वेशन का हेल्प लेकर इलिमिनेट करना चाहेंगे तो क्या मिलेगा हमको, y इज इक्वल टू m के बदले में क्या पुट कर सकते हैं, dy अपॉन dx i इंटू एक्स, ठीक है। और हम लोग बोल सकते हैं क्या, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू dy अपॉन dx। तो यही जो आपको इक्वेशन मिला, यही आपका क्या है, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मान लेते हैं कि एग्जाम्पल और हम लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू a e पे पावर x प्लस b e पे पावर माइनस x है, ठीक है। जहां पे a और b क्या है आपका, a एंड b आर पैरामीटर्स, a एंड b आर पैरामीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, दो पैरामीटर्स है, मतलब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे सबसे पहले, ठीक, ये इक्वेशन 1 कहलाएगा। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये इक्वेशन 2 कहलाएगा। फिर जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर मिलेगा और ये इक्वेशन नंबर 3 कहलाएगा, ठीक है। तो 1, 2 और 3 का हेल्प लेकर के हमको क्या करना पड़ेगा, a और b को इलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। जब a और b इलिमिनेट हो जाएगा तो जो आपको फाइनली मिलेगा वही आपका क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, वही आपका क्या होगा, इस इक्वेशन के लिए रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। क्लियर। तो अगर आपके क्वेश्चन में डायरेक्टली इक्वेशन दे दिया, ठीक है, डायरेक्टली इक्वेशन दे दिया तो आप वहां से इजीली उसको कितना बार डिफरेंशिएट करना आपको पता चल जाएगा। उतना बार डिफरेंशिएट करने के बाद उसको आप उसके पैरामीटर्स को आप इलिमिनेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन आप फॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन आपको डायरेक्टली ना दे, आपको इस इक्वेशन को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए आपको क्या देगा, स्टेटमेंट देगा, ठीक। तो स्टेटमेंट देगा तो उस स्टेटमेंट को समझ करके आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन बनाना पड़ेगा और उसके बाद देखना पड़ेगा कि उसमें कितना सारा पैरामीटर्स इन्वॉल्व हुआ, उसके अकॉर्डिंग हम उतना टाइम्स उसको डिफरेंशिएट करेंगे और इक्वेशन का हेल्प लेकर के हम उसके पैरामीटर्स को एलिमिनेट करेंगे। क्लियर। तो इन डिटेल्स में आप लोग को पढ़ा चुका हूं और ये वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पे होगा, तो उस वहां पे आप जाकर के देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, मैं बस आपको पॉइंट समझा रहा हूं कि ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। नाउ इसके बाद हम लोग आते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि कितना तरह का मेथड है जहां से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए बेसिकली क्या दिक्कत है डिफरेंशियल इक्वेशन में कि जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में या कभी भी आप सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है कि हम इस क्वेश्चन को कौन से मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके दिमाग में सारा मेथड्स क्लियर नहीं है, सारा मेथड्स का इमेज आपके दिमाग में स्टोर नहीं है, ठीक। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सारा मेथड्स आपको इमेज के फॉर्म में, मतलब समझ करके आपको उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा कि वेरिएबल सेपरेबल होता है तो उसमें हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, वेरिएबल सेपरेबल के बाद रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल होता है तो कैसे करते हैं, होमोजेनियस में कैसे करते हैं, नॉन होमोजेनियस में कैसे करते हैं, लीनियर में कैसे करते हैं, बर्नौलीज में कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज का जो भी प्रोसेस है, जो भी स्टेप्स है आपके दिमाग में होना चाहिए। और उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन देखने में कैसा लगता है ना, लीनियर होगा तो देखने में कैसा लगेगा, बर्नौलीज होगा तो देखने में कैसा लगेगा, फिर सपोज होमोजेनियस होगा तो देखने में कैसा होगा। तो ये सब चीज को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप 10-20 वो क्वेश्चन बना लिए और क्वेश्चन को याद करके चले गए तो आप एग्जाम में जाएंगे तो क्वेश्चन बना लेंगे, नहीं। वहां पे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, हो सकता है जो आप याद करके गए वो नहीं वो आपको नहीं आए एग्जाम में, या अगर आएगा भी तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे इसमें हम किए थे क्या, क्योंकि सबको याद रखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को आप अच्छे से समझिएगा, रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि ये क्लास बेसिकली रिवीजन बेसिस पे है, ठीक है।
तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नंबर हम लोग देखेंगे क्या, वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है। तो वेरिएबल सेपरेबल में बेसिकली सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसा कि इसका नाम है कि वेरिएबल सेपरेबल, मतलब वेरिएबल जो मेरे पास इक्वेशन में होगा उसको क्या करना है, सेपरेट करना है। मान लेते हैं कि एक इक्वेशन हम लोग लेते हैं अभी जो हम डिराइव किए थे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू बाई अपॉन एक्स, ठीक है। मान तो यही आपका क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक। तो आपको पहचानना होगा कि क्या इस इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। तो वेरिएबल सेपरेबल में करना क्या है, एक्स वाले को एक साइड, बाई वाले को एक साइड, ठीक। तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि एक्स वाले को एक साइड कर दे, बाई वाले को एक साइड कर दे, हम क्या, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। बाई को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाएंगे, dx को राइट हैंड साइड लेके चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन बाई इंटू डी बाई इज इक्वल टू 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। क्या सर, हाँ यस हो गया, ये बाई एक साइड हो गया, एक्स एक साइड हो गया। अब क्या करना होगा, अब कुछ नहीं, इसको इंटीग्रेट कर देना है, इसको क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेट करने के बाद इसका आंसर क्या आ जाएगा, ln बाई इज इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा, ln x। ln बाई और ln x करने का मतलब होता है, ln x करने का मतलब होता है log x बेस e, log x बेस e, ठीक है। हम लोग बेस e के लिए स्पेशल यूज करते हैं, स्पेशल टर्म यूज करते हैं, ln यूज करते हैं, ठीक है। और प्लस इसके साथ में क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो कांस्टेंट में देखिए हम c भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट के बदले हम c भी लिख सकते हैं, और ln c भी लिख सकते हैं, है ना। c अगर कांस्टेंट होगा तो ln c भी आपका कांस्टेंट होगा। तो ln में लिखने से फायदा ये होगा कि दोनों को हम क्या कर सकते हैं, कंबाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ln m प्लस n क्या हो जाएगा, m इंटू n, तो cx हो जाएगा, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड में ln बाई, अब दोनों साइड ln को हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, तो क्या होगा, बाई इज इक्वल टू cx, ठीक है। देखिए वही इक्वेशन हमको मिल गया ना। यहाँ पे हम बस c के बदले में क्या लिए हैं, m लिए थे वहां पे, है ना, बाई इज इक्वल टू mx लिए थे। तो दोनों चीज तो एक ही है, c भी आपका पैरामीटर है, m भी आपका पैरामीटर है। तो फॉर्मेशन में क्या है, यहाँ से आपको यहाँ पे जाना है, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या है, यहाँ से आपको नीचे आना है, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ से ऊपर जाएंगे तो यही प्रोसेस को फॉलो करेंगे, वैसा नहीं है। यहाँ से ऊपर जाने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। और यहाँ से नीचे आने के लिए अलग मेथड है, यहाँ से ऊपर आने के लिए अलग मेथड है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो ये था आपका वेरिएबल सेपरेबल। एक दूसरा होता है क्या, स्पेशल केस ऑफ, स्पेशल केस ऑफ वेरिएबल सेपरेबल। अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में जो आप लेक्चर को शेयर करेंगे, सच दैट उनका भी एग्जाम थोड़ा सा अच्छा हो जाए, अगर अगर थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो, ठीक है। जिनका तैयारी नहीं हो तो लोग रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो स्पेशल केस ऑफ वेरिएबल सेपरेबल भी अगर देखा है तो ये आसान होता है, कैसे, क्योंकि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ऐसा कुछ रहेगा, साइन ऑफ एक्स प्लस बाई, ठीक है। और रख सकता है कॉस ऑफ एक्स प्लस बाई और tan ऑफ एक्स प्लस बाई जनरली, ठीक है। तो साइन dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस बाई कॉस एक्स प्लस बाई, इसमें अगर आप चाहेंगे कि हम x के एक साइड कर देते हैं, बाई को एक साइड कर देंगे, तो पॉसिबल नहीं है। आप x को एक साइड, बाई को एक साइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमको करना होगा कि x प्लस बाई को t मानना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए इसको हमको क्या करना पड़ेगा, x प्लस बाई इज इक्वल टू टी मानना पड़ेगा, x प्लस बाई इज इक्वल टू टी, ठीक है। देखिए एक बात ध्यान रखिए कि जब भी हम किसी चीज का वैल्यू पुट करते हैं या कुछ और मानते हैं, मतलब आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, वेरिएबल का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। मतलब x और y यहाँ पे है, उसके बदले हम क्या ले रहे हैं, t ले रहे हैं, ठीक। तो एक्चुअली जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे y है, तो y को बेसिकली हमको कौन से वेरिएबल में लेके जाना है, t वेरिएबल में लेकर के जाना है, ठीक है। तो जब हम वेरिएबल को ट्रांसफॉर्म कर देंगे तो उस केस में हम देखेंगे कि ये इक्वेशन जो है आपका वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस हो जाएगा।
तो इसको ले जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस करना पड़ेगा डी टी अपॉन डी एक्स से। तो उसके लिए क्या करना होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस डी बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, यहां से डी वाई बाई डी एक्स निकाल देंगे, क्या मिलेगा, डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 1। ठीक है, अब डी वाई बाई डी एक्स के बदले क्या पुट कर सकते हैं, डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 1। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से आपका हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस बाई को क्या माने, टी। ठीक है, फिर 1 को राइट हैंड साइड लेके चले जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस साइन टी। अब देखिए तो हम क्या t वाले को एक साइड x वाले को एक साइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्या करेंगे, इस पूरे को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस साइन टी इंटू डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। अब क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, है ना, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहां से जो आंसर आपको आएगा वो इन टर्म्स ऑफ टी आएगा। ठीक है, टी और एक्स के फॉर्म में आएगा, लेकिन आपको आंसर लेके आना है क्या, एक्स प्लस बाई के फॉर्म में। तो क्या करेंगे फिर, टी के बदले हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे एक्स प्लस बाई, तो आंसर आ जाएगा आपका एक्स प्लस बाई में। ठीक है, एक्स और बाई में। तो ये था आपका स्पेशल केस ऑफ वेरिएबल सेपरेबल, और इसको समटाइम्स हम लोग बोलते हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, मतलब वैसा इक्वेशन जिसको कि हम वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग आते हैं थर्ड नंबर, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में बेसिकली आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन आपका होमोजेनियस है या नहीं। ठीक है, तो होमोजेनियस चेक करने के लिए क्या है मेरे पास रूल, मान लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स बाई कोई फंक्शन है, तो अगर इसको आप x पे पावर n इंटू एफ ऑफ बाई अपॉन एक्स के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ठीक है, तो ये फंक्शन आपका होमोजेनियस कहलाएगा। और y पे पावर n इंटू एफ ऑफ एक्स अपॉन बाई के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो भी आपका फंक्शन क्या कहलाएगा, होमोजेनियस कहलाएगा। क्लियर। तो बेसिकली पहले हम आपको पहले चेक करना होगा कि ये फंक्शन जो है होमोजेनियस है या नहीं। उसके लिए हम ये ला फॉर्म चेक करेंगे। ये फॉर्म कैसे लेकर के आएंगे, तो आपके इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर रहेगा उस पावर का x कॉमन निकालेंगे। ठीक है, उस पावर का x कॉमन निकालेंगे यहाँ पे। ठीक, और x कॉमन निकालने के बाद अगर हमको उसके साथ में बाई अपॉन एक्स का फंक्शन मिलता है तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन आपका होमोजेनियस है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स बाई जो है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2x बाई सपोज। ठीक है, तो अगर आप देखें तो जो हाईएस्ट पावर हमको मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पे भी 2 मिल रहा है, यहाँ पे भी 2 मिल रहा है, यहाँ पे भी 2 मिल रहा है। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर जो मिल रहा है हमको 2 मिल रहा है। ठीक, तो हम x का हाईएस्ट पावर हम बाहर निकालेंगे, एक्स स्क्वायर। ठीक है, मतलब x पे पावर जो हाईएस्ट होगा वो निकालेंगे। ठीक, मान लेते हैं कि सपोज यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई होता, मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर बाई अगर यहाँ पे होता तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बाई पे पावर 1, टोटल पावर कितना हो गया, 3 हो गया। तो इन दिस कंडीशन एक्स क्यू हम बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बाई नहीं है, सिर्फ एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, क्योंकि मैक्सिमम पावर हमको कहीं पे भी देखे तो 2 है, इसलिए हम 2 बाहर निकाल रहे हैं। 1 प्लस यहाँ पे क्या होगा, बाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, सॉरी बाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, हाँ, माइनस 2 बाई अपॉन एक्स। ठीक है, अब देखिए इस एक्स स्क्वायर को छोड़ दे, मतलब एक्स पावर n हो गया, और उसके अलावे जो हमको मिल रहा है क्या, ये बाई अपॉन एक्स का फंक्शन मिल रहा है कि नहीं, क्या सर ये तो 1 है, ये 1 तो बाई अपॉन एक्स का फंक्शन नहीं होता है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये बाई अपॉन एक्स का फंक्शन है, इसको बाई अपॉन एक्स पे पावर 0 भी लिख सकते हैं,
है ना। तो अब तो बाई अपन एक्स का फंक्शन हो गया। लेकिन अगर सपोज इसके साथ में कुछ ऐसा रहता, वन बाई एक्स रह जाता, ठीक है, अगर यहाँ पे वन अपॉन बाई रह जाता या सिंपली यहाँ पे एक्स रह जाता, ठीक, इन दिस कंडीशन अगर ये टर्म, ये तीनों में से कोई भी अगर एक टर्म अगर यहाँ पे एडिशन में रहता, तब ये फंक्शन बाई अपॉन एक्स का नहीं होता, ठीक है, और इन दैट कंडीशन होमोजेनियस फंक्शन ये नहीं होगा, ठीक है। एक दूसरा मेथड है मेरे पास, वो भी हम आपको बताए थे, एफ ऑफ के एक्स कॉमा के वाई, ठीक है, मतलब एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई दिया होगा तो आप निकालेंगे क्या, के एक्स कॉमा के वाई, मतलब एक्स के बदले के एक्स पुट करेंगे, वाई के बदले के वाई पुट करेंगे। तो अगर ऐसा करने से अगर आपको ऐसा मिलता हो के पे पावर एन इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, तब ये फंक्शन क्या कहलाएगा, ये फंक्शन आपका होमोजेनियस कहलाएगा। क्लियर। तो सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि फंक्शन जो है होमोजेनियस है या नहीं है। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, और वहां पे हम बताएंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन अगर होगा होमोजेनियस होगा तो उस केस में हम उसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो एक इक्वेशन हम ले रहे हैं 2x² इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, माइनस 2x बाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले आप डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इसको राइट हैंड साइड लेके चले जाइए पहले, 2x बाई माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर डिवाइड बाई 2x स्क्वायर, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका क्या था ना, ये था आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा बाई, और इस एफ ऑफ एक्स कॉमा बाई को चेक करना है कि होमोजेनियस है या नहीं। तो ये मेरा एफ ऑफ एक्स कॉमा बाई, इसको चेक करना है ये होमोजेनियस है या नहीं है, ठीक है। तो आप ये दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं, और नहीं तो ये भी यूज कर सकते हैं, कोई भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से हम देखिए मैक्सिमम पावर को बाहर निकालना है। तो देखिए यहाँ पे बाई का स्क्वायर है, मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। तो मैक्सिमम पावर का x भी निकाल सकते हैं, मैक्सिमम पावर का पाई भी निकाल सकते हैं। तो हम x निकालते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि नीचे में x है, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर बाहर निकालते हैं, तो यहां से क्या मिलेगा हमको, 2 इंटू बाई अपॉन एक्स माइनस यहाँ पे क्या मिलेगा, बाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर, ठीक। ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए जो फंक्शन आपको मिल रहा है, ये फंक्शन आपका बाई अपॉन एक्स का मिल रहा है या नहीं, देखिए एक्स पे पावर n मतलब n इज इक्वल टू 0 आ गया, यहाँ पे एक्स पे पावर 0 आ गया, ठीक है। और क्या मिल गया हमको, 2 इंटू बाई अपॉन एक्स माइनस बाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये आपको मिला। ये फंक्शन आपका क्या है, बाई अपॉन एक्स का फंक्शन है, मतलब ये फंक्शन आपका क्या है, होमोजेनियस, ठीक। तो होमोजेनियस चेक कर लेने के बाद फिर से आप यहाँ पे आएंगे और हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे बाई इज इक्वल टू बी एक्स, ठीक है, पुट बाई इज इक्वल टू बी एक्स। अब देखिए ये भी जो मेरा है ना, ये भी आपका नया वेरिएबल है, मतलब आप क्या कर रहे हैं, बाई जो वेरिएबल था उसको हम ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं किसमें, भी वेरिएबल के साथ में। तो जैसे कि इसके पहले हम किए थे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल से टेबल में कि डी वाई बाई डी एक्स था, तो उसको हम क्या किए थे, डी टी अपॉन डी एक्स में रिप्रेजेंट किए थे। वैसे ही यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, तो हमको अब रिप्रेजेंट करना पड़ेगा डी वी अपॉन डी एक्स के फॉर्म में। मतलब इस फंक्शन को क्या करेंगे, पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स। तो यहां से मिल जाएगा हमको v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। कैसे मिला, तो v और x दोनों वेरिएबल है, तो एक बार v को कांस्टेंट पकड़े, x को डिफरेंशिएट किए 1 मिला, फिर दूसरी बार x को डिफरेंशिएट किए, x को कांस्टेंट पकड़े, v को डिफरेंशिएट किए, तो dv बाई dx मिला, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, इसके साथ रिप्लेस कर देंगे, हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक। तो इसके बदले में हम पुट कर देंगे v प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स। जब आप ऐसा करेंगे यहाँ पे, तो ये इक्वेशन जो होगा, पूरा इक्वेशन जो आपको मिलेगा वो आपका रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस्ड टू वेरिएबल सेपरेबल,
रिड्यूस टू वेरिएबल सेपरेबल। अब तो आप जानते हैं कि वेरिएबल सेपरेबल में आने के बाद क्या करना होता है। अगर दोनों अलग अलग हो गया, एक्स और वाई अगर अलग अलग हो गया तो उसको हम क्या कर देंगे, सीधा इंटीग्रेट कर देंगे और उसका सोल्यूशन हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नॉन होमोजेनियस पे, फोर्थ नंबर। ठीक है, नॉन होमोजेनियस। नॉन होमोजेनियस ये अगर होमोजीनियस, ठीक है, अगर देखा जाए तो ये जो है ये आपका और भी इजी है। कैसे? तो जो फंक्शन आपका होमोजेनियस नहीं होगा वो नॉन होमोजेनियस होगा। लेकिन आपको नॉन होमोजेनियस में सारा केसेस नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ दो केसेस पढ़ना है। और वो दो केसेस कौन कौन सा, तो हम डिस्कस करते हैं। तो नॉन होमोजेनियस जो होगा बेसिकली में उसमें कौन कौन सा टाइप आपको दिखेगा, तो दिखेगा आपको dy by dx इज इक्वल टू लीनियर अपॉन लीनियर। ठीक है, लीनियर अपॉन लीनियर करने का मतलब ऊपर में लीनियर इक्वेशन होगा, नीचे में भी लीनियर इक्वेशन होगा। ठीक, इसी टाइप का आपको मिलेगा नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। क्लियर? अब इस लीनियर में देखिए आपको हम बताते हैं इस लीनियर में कैसा होगा। तो ये होगा ax प्लस बी बाई एक्स, काम करते हैं a1 b1 a1x प्लस b1 बाई प्लस। ठीक है, ऐसा फंक्शन दिखेगा। ठीक, कांस्टेंट वहां पे रहेगा, ऐसा नहीं कि कांस्टेंट नहीं रहेगा। कांस्टेंट अगर नहीं रहेगा तो होमोजेनियस में चला जाएगा सीधा। ठीक, ये कांस्टेंट अगर हम हटा देते हैं, नीचे में a2x प्लस b2 बाई प्लस c2, अगर c1 और c2 अगर हम नहीं रखते हैं ना तो ये फंक्शन आपका होमोजेनियस हो जाएगा। c1 और c2 यहाँ पे है तो ही आपका होमोजेनियस, नहीं होकर के ये नॉन होमोजेनियस है। ठीक, तब इस लीनियर में दो केसेस पढ़ना है, दो केसेस। कौन कौन सा? फर्स्ट केस पढ़ना है आपका कि जब ये लाइंस जो होगा, लीनियर मतलब लाइंस, लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल। ठीक, और सेकेंड केस आपको पढ़ना है लाइंस आर नॉट पैरेलल। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो केस नंबर 1 एक एग्जांपल लेते हैं हम। सबसे पहले dy by dx इज इक्वल टू, मान लेते हैं x प्लस y प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस y माइनस 1। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो दो लाइंस है, दोनों लाइंस आपका आपस में पैरेलल है। कैसे? क्योंकि इसका भी स्लोप आपको -1 मिलेगा, इसका भी स्लोप आपको -1 मिलेगा, मतलब दोनों का स्लोप क्या है, सेम है। ठीक, तो अगर स्लोप सेम होगा तो लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा, है ना। तो जब लाइंस पैरेलल होगा तो क्या करेंगे हम, तो इस केस में सबसे पहला स्टेप जो करेंगे वो हम करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू टी मानेंगे। क्या मानेंगे हम? x प्लस वाई इज इक्वल टू टी मानेंगे। तो फिर से हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं, वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं। वेरिएबल को चेंज करने का मतलब हुआ कि dy by dx को हम रिप्लेस करके किससे रिप्लेस करेंगे, dt अपॉन dx से, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। 1 x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, dy अपॉन dx हो जाएगा इज इक्वल टू dt अपॉन dx हो जाएगा। क्लियर? फिर dy by dx निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, dt अपॉन dx माइनस 1। तो यहां से आपको मिल जाएगा dt अपॉन dx माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा, t प्लस 1 अपॉन t माइनस 1। ठीक, जब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, एक दो स्टेप करेंगे, तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपका वेरिएबल सेपरेबल में चला जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल में चला जाएगा। ठीक, और जब वेरिएबल सेपरेबल में चला जाएगा तो उसके बाद तो आप जानते हैं कि क्या करना है, x वाले को एक साइड, y वाले को एक साइड, मतलब एक वेरिएबल एक साइड, दूसरा वेरिएबल दूसरे साइड, फिर दोनों को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? गुड। नाउ हम लोग आते हैं केस नंबर 2 पे। ठीक, तो dy by dx इज इक्वल टू मान लेते हैं कि x प्लस 2y प्लस 1 डिवाइड बाई
x माइनस 2y+1। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप देखें, तो दोनों का स्लोप आपका सेम नहीं है। ठीक, एक में स्लोप पॉजिटिव मिल रहा है, दूसरे में स्लोप निगेटिव मिल रहा है। तो जब भी दो लाइन का स्लोप सेम नहीं होता है तो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा कहीं ना कहीं पे। ठीक, तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक, और ये पॉइंट है आपका क्या, एक्स आई कॉमा बाई आई, मतलब x का इंटरसेक्शन पॉइंट एक्स आई एक्स पॉइंट, y इंटरसेक्शन पॉइंट बाई आई। ठीक, तो सबसे पहला स्टेप जो आपको करना है यहाँ पे, उसमें हम करेंगे x के बदले पुट करेंगे एक्स आई प्लस यू। ठीक, और y के बदले क्या पुट करेंगे, बाई आई, सॉरी, y के बदले पुट करेंगे बाई आई प्लस भी। ठीक, मतलब पहले जो मेरे पास y और x वेरिएबल था उसको हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं किस में, u और v में। x के बदले u, y के बदले v। मतलब आपको dy को रिप्लेस करना पड़ेगा dv के साथ। कैसे, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy इज इक्वल टू, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, बाई आई का कॉन्स्ट 0 और v के लिए dv। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू du। मतलब ये dy अपॉन dx जो रिप्लेस होगा किससे वो रिप्लेस हो जाएगा, dv अपॉन du से रिप्लेस हो जाएगा। क्लियर, और जब आप ये वाला स्टेप x इज इक्वल टू एक्स आई प्लस यू यहाँ पे पुट करेंगे, y इज इक्वल टू बाई आई प्लस बी यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, दोनों यहाँ पे पुट करेंगे, उसके बाद dv अपॉन du पुट करेंगे, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा dv अपॉन du जो मिलेगा फंक्शन, ये होमोजीनियस मिलेगा, होमोजीनियस मिलेगा। ये सब चीज याद रखना पड़ेगा, है ना, कि होमोजीनियस मिलेगा और उसके बाद हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये होमोजीनियस मिलेगा, देन होमोजीनियस के केस में उसके बाद हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू bx पुट करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो x और y है नहीं, यहाँ पे क्या है, u और v है, u और v है। ठीक, तो u और v, तो देखिए अगर v इज इक्वल टू सपोज u, ठीक है, पहले अगर y और x रहता था तो y इज इक्वल टू bx नया वेरिएबल लेके आते थे, लेकिन ऑलरेडी v तो है। ठीक, v और u आपका पुराना वेरिएबल है, तो v इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, u i इंटू टी, नया वेरिएबल। y के बदले v, देखिए ये बाई डी बाई अपॉन डी एक्स और dv अपॉन डी एक्स, सॉरी dv अपॉन डी यू। तो y के बदले v है और x के बदले u है। ठीक, तो y और x, और y के बदले v रखे, x के बदले u रखे, तो नया वेरिएबल यहाँ पे कुछ क्या लेंगे, कुछ नया वेरिएबल लेकर के आएंगे, तो उसको लेके आए क्या, t लेके आए। ठीक, और होमोजेनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं आपको तो मालूम है, ये पुट करने के बाद इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक, डिफरेंशिएट करने के बाद वेरिएबल को फिर से ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक, अब वेरिएबल आ जाएगा dt अपॉन du, और जब डिफरेंशियल इक्वेशन, जब होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे थोड़ा सा आगे, तब इसके बाद क्या मिलेगा, ये मिलेगा वेरिएबल सेपरेबल मिल जाएगा हमको, वेरिएबल सेपरेबल। क्लियर, अब वेरिएबल सेपरेबल मिलेगा तो उसके बाद तो आपको जानते ही हैं कि क्या क्या करना है। तो दोनों में ये वाला जो स्टेप है इसका स्टेप थोड़ा सा ज्यादा है, इसका स्टेप थोड़ा सा क्या है, ज्यादा है, इसमें याद रखना है थोड़ा सा आपको ज्यादा। पहला याद रखना है कि x के बदले एक्स आई प्लस यू पुट करते हैं, एक्स आई क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। बाई के बदले क्या पुट करते हैं, बाई आई प्लस बी पुट करते हैं, बाई आई क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। फिर जब रिप्लेस करते हैं तो उसके बाद ये इक्वेशन आपका होमोजेनियस में आ जाता है। होमोजेनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, बाई इज इक्वल टू बी एक्स पुट करके, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल क्या है, v और u है, तो क्या पुट करेंगे, v इज इक्वल टू टी। पुट करने के बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद जब हम देखेंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल में चला जाएगा। और जब वेरिएबल सेपरेबल में चला जाएगा तो उसको हम क्या कर देंगे, अलग अलग करके उसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक, तो वहां से जो आंसर आपको मिलेगा वो आंसर मिलेगा टी और यू में, वहां पे टी। फिर धीरे धीरे करके हम वेरिएबल को फिर से मॉडिफाई करके हम वेरिएबल को कहाँ पे लेके आ जाएंगे, y और x में, जो हम माने हैं वो आपको चीज पुट कर देंगे वहां पे। ठीक, इसमें आपको याद रखना है कि x प्लस y जो भी रहेगा उसको t मानेंगे, यहाँ पे जो भी रहेगा उसको हम t मानेंगे, ये सेम रहेगा आपको।
ठीक है, इसमें आपको चेंजिंग मिलेगा। उसका इक्वल टू क्या मानेंगे, टी मानेंगे। टी मानने के बाद ये सीधा क्या चला जाएगा, वेरिएबल सिंबल में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे पहले होमोजेनियस, उसके बाद वेरिएबल सिंबल में जा रहा है, बस एक स्टेप यहाँ पे आपका ज्यादा है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार। ठीक है, तो इसको आप लोग छोड़ के नहीं जाइएगा, बिल्कुल ही भी छोड़ के मत जाइएगा। 2-3 बार इसको जरूर आप रिवाइज कर लीजिएगा मन ही मन, तो सारा स्टेप आपको याद हो जाएगा। और अगर स्टेप याद हो जाएगा तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो हम लोग नेक्स्ट आते हैं 5th नंबर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म होता है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है कि ये फॉर्म होता है आपका dy अपॉन dx प्लस p इंटू बाई इज इक्वल टू q। ठीक, जहां पे p और q क्या है, तो p और q जो है फंक्शन ऑफ x ओनली है, फंक्शन ऑफ x ओनली है। क्लियर? मतलब p और q क्या होगा, हमेशा x का ही फंक्शन होगा। ठीक, और ये जो बाई है, ये बाई आपका यहाँ पे रहेगा। ठीक, तो अगर ऐसा कोई फॉर्म अगर आपको दिखता हो तो ये फॉर्म किसका है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है। और इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, आई एफ फाइंड आउट करते हैं। आई एफ करने का मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये क्या होता है, ई पे पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डी एक्स होता है। ठीक, और आई एफ फाइंड आउट करने के बाद इसको इसका सोल्यूशन हम लोग क्या देते हैं, ये सोल्यूशन देते हैं बाई इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू आई एफ, ठीक, इंटू डी एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी। ठीक, तो ये आपका क्या होता है, सोल्यूशन होता है। सीधा इसमें पुट करके हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है आपके एग्जाम में क्या, कि आई एफ का वैल्यू निकालिए। आई एफ आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, हो सकता है 3-4 नंबर में भी पूछ दे। ठीक, दोनों चांसेस। अगर इजी रहेगा तो आई एफ जो है और सीधा आपका ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, अगर थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन देगा तो थोड़ा सा उसको 3-4 नंबर का दे देगा। और ये जो सॉल्यूशन है यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बनता है कि बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, तो वहां पे आपको जो ऑप्शन रहेगा वो मैं ऑप्शन आपको समझाता हूँ। ये ऑप्शन ऐसा नहीं रहेगा, वो ऑप्शन देखिए क्या रहेगा, वो ऑप्शन रहेगा बाइजिकल टू 1 बाई आई एफ, 1 बाई आई एफ, ठीक, इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। एक तो ऑप्शन ये रहेगा। ठीक, दूसरा ऑप्शन रहेगा 1 बाई आई एफ, ठीक, इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। आप पकड़िए कि दोनों में कौन सा ऑप्शन सही है, दोनों में कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑफ कोर्स जब इस आई एफ को राइट हैंड साइड लेकर के जाएंगे तो ये जो आई एफ होगा इस होल में आपका आई एफ डिवाइड होगा, है ना, सी के साथ में भी डिवाइड होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन आपका ये वाला होगा। लेकिन एग्जाम में आप ये ऑप्शन नहीं मार के आएंगे। एग्जाम में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये वाला ऑप्शन टिक करके आएंगे। क्यों? तो लोग सोचेंगे कि अच्छा कांस्टेंट तो लास्ट में ऐड होता है, जैसे इंटीग्रेशन में हम लोग ऐड करते हैं प्लस सी, कुछ भी लिखते हैं सोल्यूशन में आता है लास्ट में प्लस सी कर देते हैं, वही प्लस सी यहाँ पे भी है। बट अगर देखा जाए तो इस सी के डिवाइड में भी क्या होना चाहिए, आई एफ होना चाहिए, तब जाके ये ऑप्शन सही होगा। ठीक, तो ये ऑप्शन क्या है, गलत ऑप्शन है। ये ऑप्शन क्या है, गलत है। तो यहाँ से आपको एक चीज समझ में आ गया होगा कि गलती कहाँ पे होता है इसके सॉल्यूशन लिखने में। तो इसीलिए मैं आप लोगों को यही वाला याद करवाता हूँ कि इसको याद रखिए, इसको याद रखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको याद रखने से आपको कहीं पे गलती होने का कोई चांस नहीं। क्लियर? लीजिए अब 6 नंबर में हम लोग आते हैं। 6 नंबर, बर्नौलीज या स्पेशल केस ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, बेसिकली ये किस टाइप का होगा, तो ये होगा आपका dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू बाई इज इक्वल टू क्यू इंटू बाई पे पावर m।
ठीक, ये आपका बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है। या फिर ये जो बाई पे पावर n है, इसके बदले में कुछ और फंक्शन हो सकता है साइन बाई हो, या हो सकता है कॉस बाई हो सकता है e पे पावर बाई हो, ऐसा कुछ फंक्शन हो सकता है यहाँ पे। ठीक, तो ऐसा फंक्शन होगा या बाई पे पावर n होगा, तो उस कंडीशन में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, मेरा टारगेट ये है। और इसके अलावा जो p और q है, p और q जो है, ये क्या होगा, फंक्शन ऑफ x ओनली होगा, फंक्शन ऑफ x ओनली होगा। क्लियर। अब सवाल आता है कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग। तो अगर इस बर्नौलीज को लीनियर के साथ में कंपेयर करें, बर्नौलीज को लीनियर के साथ में कंपेयर करें, तो क्या होता है कि इस राइट हैंड साइड में सिर्फ q प्रेजेंट होता है, राइट हैंड साइड में क्या होता है, सिर्फ q प्रेजेंट होता है, और q क्या है, ये फंक्शन ऑफ x ओनली है। लेकिन यहाँ पे q के साथ में तो बाई पे पावर n भी आ गया साथ में, या इसके बदले में साइन बाई, कॉस बाई, e पे पावर बाई कुछ हो सकता है। ठीक, मतलब ये आपको डिस्टर्ब कर रहा है लीनियर ना होने देने में। ठीक, तो क्या आप क्या करेंगे, इस बाई पे पावर n को यहाँ से भगाएंगे, भागो यहाँ से, भगा के कहाँ करेंगे, इसको मिटा देंगे क्या, डिलीट कर देंगे, नहीं, भगा के इसको बाएं साइड लेकर के आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, तो क्या होगा, 1 अपॉन बाई पे पावर n इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस p इंटू बाई अपॉन बाई पे पावर n इज इक्वल टू q। कैसे सर, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, यहाँ से तो भगा दिए तो ये तो सुटेबल हो गया इसके साथ में, लेकिन बाकी जो यहाँ पे आ गया, सो इसका क्या करेंगे, ये आ गया, ये आ गया, इसका क्या करेंगे, तो इसको भी हम लोग उपाय लगाएंगे। कैसे लगाते हैं इसका उपाय, तो ये आपका हो जाएगा बाई पे पावर माइनस n इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस p इंटू बाई पे पावर 1 माइनस n इज इक्वल टू q। हो गया। अब देखिए हम लोग लीनियर में क्या बताया आपको, अगर यहाँ पे बाई होगा तो यहाँ पे बाई प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे क्या है बाई, बट यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, बाई पे पावर 1 माइनस n नॉट सूट कर रहा है, सूट नहीं कर रहा है। ठीक, तो हम सोच रहे हैं क्या कि हम इसको क्या करते हैं, वेरिएबल ही चेंज कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं वेरिएबल को, क्या जरूरत है, यहाँ पे जो रहना चाहिए वही यहाँ पे भी रहना चाहिए। तो मान लेते हैं इसको लेट बाई पे पावर 1 माइनस n इज इक्वल टू जेड मान लिए, तो यहाँ पे जेड आ गया है ना, और जब यहाँ पे जेड आएगा तो यहाँ पे डीजेड आना चाहिए, तो डीजेड कैसे लेके आएंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक, तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे जेड के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा, हाँ सॉरी, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तब ना डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस कर पाएंगे z के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से पहले इसको बाई के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो 1 माइनस n, ठीक, बाई पे पावर 1 माइनस n माइनस 1 बाई के रिस्पेक्ट में हो गया, इनटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स। क्लियर। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा बाई पे पावर माइनस n इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए 1 माइनस 1 कैंसिल आउट होगा ना, तो माइनस n बचेगा, सिर्फ 1 माइनस n को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेके चल जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस n इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो अब देखिए यही तो चाहिए था हमको कि बाई पे पावर माइनस इंटू डी बाई डी एक्स को हम रिप्लेस कर दे कहीं किसी दूसरे टर्म से, तो ये चीज आपको मिल गया ना, ये चीज आपको मिल गया है ना, ये चीज आपको यहाँ पे मिल गया, इसको हम रिप्लेस कर देंगे इसके साथ में, इसके साथ में रिप्लेस कर देंगे। ठीक, तो रिप्लेस करते हैं, इसको रिप्लेस करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन 1 माइनस n इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस p i इंटू जेड इज इक्वल टू q। ठीक, अब देखिए ये जो n है, ये n आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो आपको डिस्टर्ब नहीं करने वाला, तो इस n को हम उधर लेके चले जाते हैं, तो क्या मिलेगा, डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस p इंटू 1 माइनस n इंटू जेड इज इक्वल टू q इंटू 1 माइनस n। क्लियर। आप देखिए पहले अगर इस इक्वेशन को अगर आप लीनियर के साथ में कंपेयर करेंगे, तो पहले लीनियर के साथ में सिर्फ p था, अब यहाँ पे बर्नौलीज के साथ में p इंटू 1 माइनस n आ गया, कोई दिक्कत नहीं, p तो x का ही फंक्शन है,
पी एक्स का फंक्शन है ना, तो उसके साथ में 1 माइनस एन अगर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, क्यू इंटू 1 माइनस एन है, तो उसके साथ में 1 माइनस एन मल्टीप्लाई करने से क्यू तो आपका चेंज होने वाला नहीं है। मतलब ये फंक्शन बेसिकली अब लीनियर में कन्वर्ट हो गया, ये फंक्शन आपका लीनियर में चला गया। ठीक, तो लीनियर वाले केस के लिए हम लोग आई एफ क्या लिखते हैं, आई एफ, तो आई एफ हम लोग लिखते हैं e पे पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स, लेकिन p के बदले यहाँ पे क्या है, p इंटू 1 माइनस एन, तो क्या लिखेंगे p इंटू 1 माइनस एन इंटू डी एक्स। क्लियर, इसको हम दूसरे फॉर्म में ऐसे लिखते हैं e पे पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स, ठीक है, होल टू द पावर 1 माइनस एन। अब देखिए ये तो और सिंपल हो गया, पावर पावर तो मल्टीप्लाई होता है ना, ये वाला टर्म ये वाला टर्म दोनों सेम ही है ना। ये वाला तो क्या है, लीनियर का ही है ना, ये तो आपका क्या लीनियर का ही है, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके पावर में क्या लगा देंगे, 1 माइनस एन लगा देंगे, तो हमको आई एफ मिल जाएगा किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमको आई एफ मिल जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब सॉल्यूशन लिखना है हमको, सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं। सॉल्यूशन लिखना है, कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या लिखे, बाई इंटू आई एफ, तो यहाँ पे भी लिखेंगे क्या, बाई के बदले यहाँ पे क्या है, जेड है, तो जेड इंटू आई एफ, ठीक है, इंटीग्रेशन, फिर क्या है क्यू इंटू आई एफ, क्यू के बदले यहाँ पे क्या है, क्यू इंटू 1 माइनस एन, तो क्या लिखेंगे क्यू इंटू 1 माइनस एन इंटू डी एक्स, ठीक, प्लस सम कांस्टेंट सी, हो गया। ठीक, तब ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, ये वाला, ठीक है, और ये वाला जब आपको यहाँ पे बाई पे पावर n दिखे तब, ठीक। लेकिन उसके अलावे अगर आपके क्वेश्चन में साइन बाई दे दे, कॉस बाई दे दे, ई पे पावर बाई दे, या कुछ भी आपको यहाँ पे बाई का फंक्शन दे दे, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला वहां पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वहां पे n तो आएगा ही नहीं। ठीक, वहां पे क्या अप्लाई होगा, वहां पे ये प्रोसेस अप्लाई होगा, जो प्रोसेस हम यहाँ पे किए हैं कि जो भी यहाँ पे फंक्शन दिया होगा उससे हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद p के साथ में जो फंक्शन रहेगा उसको हम z मानेंगे, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर यहाँ पे जो रहेगा उसको हम रिप्लेस कर देंगे। ये सारा स्टेप आपका फॉलो होगा जब बाई पे पावर n के अलावे कुछ दूसरा टर्म यहाँ पे दिया रहेगा तो। क्लियर, तो आई थिंक ये क्वेश्चन अगर आता है बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन से आप तो बना लेंगे। ठीक, तो आई थिंक दिस इज द ऑल दिस मेथड, कुछ एग्जैक्ट मेथड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन भी था, तो उसको आप लोग एक बार वीडियो में जाकर के रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि उसमें भी कुछ कुछ फार्मूला था वहाँ पे, उसको एक बार देख लेंगे। और इसके बाद लास्ट जो था कि इक्वेशन, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो उसको लैप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसका भी वीडियो मैं सेपरेटली बना दिया हूँ, तो आई थिंक वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं टॉपिक को। तो आज मतलब इसका रिवीजन क्लास में मैं यहीं तक मैं रहने देता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा हो, कुछ फायदा हुआ हो, तो मुझे जरूर बताएंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। जो न्यू स्टूडेंट है मुझे देख रहे हैं फर्स्ट टाइम या कुछ दिनों से देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक, तो सब्सक्राइब कर देंगे। यही जो मिलता है आप लोगों से, मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिसके लिए हम मेहनत करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये आप लोगों का कर्तव्य है कि आप उसे लाइक करें अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, ठीक है। अपने फ्रेंड्स लोगों के बीच में भी जरूर शेयर करेंगे। और होप कि आपका एग्ज़ाम जो हो, एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। मुझे उम्मीद है कि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।